हाय एवरीवन, वेलकम टू एस स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी के क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी हिंदी पेडागोजी के हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो ये पेपर 1 के लिए भी हेल्प करेगा एंड पेपर 2 के लिए भी हेल्प करेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। पेपर 1 में भी आपको मदद करेंगे एंड साथ ही साथ पेपर 2 में भी आपको मदद करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन जो है आज के बहुत अच्छे, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है टीचिंग से रिलेटेड आपको यहाँ से प्रोवाइड की जाती है एंड साथ ही साथ क्लासेस भी मिलती हैं। तो ये जो क्लास है आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग जो कंटेंट है वो सारा कंप्लीट हो चुका है, तो इस वजह से सारी सब्जेक्ट के प्रीवियस के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो आपको 3 बजे की क्लास में सारी प्रीवियस के क्वेश्चन, यानी सारी सब्जेक्ट के जो प्रीवियस के क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। तो आप 3 बजे की क्लास ज्वाइन करिएगा। साथ ही साथ 5 बजे की भी क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप सोशल साइंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सोशल साइंस कंप्लीट करना चाहते हैं, क्योंकि चैप्टर वाइज भी क्लासेस चलती हैं और साथ ही साथ प्रीवियस के क्वेश्चन भी चल रहे हैं। तो आप 5 बजे एंड 3 बजे दोनों क्लास ज्वाइन करिएगा। आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों अच्छे से क्वालिफाई हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। पहला है, निम्नलिखित में से जो है त्रिभाषा सूत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है, यानी कि जो त्रिभाषा सूत्र है उसके बारे में कौन सा जो है स्टेटमेंट सही है। तो पहला है, सभी बच्चे अपना विद्यालय शिक्षा मातृभाषा घर की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 भाषाएं सीख जाते हैं। यानी कि जब वो स्टार्टिंग करते हैं तो अपनी मातृभाषा घर की लैंग्वेज को, मतलब लैंग्वेज के माध्यम से सीखते हैं, लेकिन जब वो 10वीं पूर्ण करते हैं, यानी कि 10th जब कंप्लीट करते हैं, तब वो कम से कम 2 लैंग्वेज जो है भाषाएं सीखते हैं। सेकंड ऑप्शन है, सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा अंग्रेजी माध्यम घर की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 भाषाएं सीखते हैं। अगला है, सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा अपने राज्य की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करते टाइम वो कम से कम 2 लैंग्वेज सीख लेते हैं। अगला है, सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा राज्य भाषा हिंदी में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 और भाषाएं सीखते हैं। तो इसमें आपका आंसर जो है फर्स्ट सही होगा, क्योंकि त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, क्योंकि सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा जो है मातृभाषा, यानी जो उनकी मदर टंग है, साथ ही साथ या फिर उनकी जो घर की लैंग्वेज है, यानी जो घर में वो लैंग्वेज सीखते हैं, जिस भी माध्यम से वो बात करते हैं, उससे शुरू की जाती है। और जब वो 10वीं क्वालिफाई करते हैं, यानी जो है 10th क्वालिफाई करते हैं, तो कम से कम 2 लैंग्वेज वो सीख लेते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका फर्स्ट सही होगा। विद्यालय अंग्रेजी के माध्यम से स्टार्ट नहीं किया जाता है। और आपका जो है थर्ड ऑप्शन है कि विद्यालय शिक्षा अपने राजभाषा से भी स्टार्ट नहीं किया जाता है। आपका राजभाषा हिंदी से भी स्टार्ट नहीं होगा। सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है वो मदर टंग को दी जाती है, मातृभाषा को दी जाती है, जो बच्चे की घर की लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्योंकि स्टार्टिंग है, यानी बच्चे का बेस बना के, आधार बना करके बच्चे को आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले जो भी उसकी लैंग्वेज रही हो, जो भी उसकी मदर टंग हो, जिसमें बच्चा कंफर्टेबल हो, जिसमें भी बच्चा अपने आप को इंक्लूड कर पाए, जिस भी लैंग्वेज में समझ पाए, हमको वो लैंग्वेज प्रयोग करनी रहती है। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो दी जाती है बच्चे की मातृभाषा, यानी बच्चे की मदर टंग को ही दिया जाता है। तो आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, घोषणात्मक ज्ञान क्या है। ठीक है, ऑप्शन जो दिए गए हैं, किसी व्याकरणिक तत्व पर कैसे कार्य करना, मतलब कैसे कार्य किया जाए यह जानना, या फिर किसी भाषा के शब्द का उच्चारण करना जो है जानना, या फिर व्याकरणिक तत्वों के बारे में जानना, या फिर व्याकरणिक तत्वों में त्रुटि की पहचान करना सीखना। तो आंसर आपका इसमें कौन सा सही होगा, थर्ड, यानी कि व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान। क्योंकि इसमें क्या है, फिक्स आपको पता होगा, यानी व्याकरण के जो तत्व हैं आप उनके बारे में क्या फिक्स जानोगे कि हाँ इसके बारे में ये इसके अंतर्गत दिया गया होता है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, यानी कि घोषणात्मक ज्ञान जो होता है उसका फिक्स होता है कि हाँ इसके अंतर्गत ये सारे पॉइंट दिए होंगे, ये रूल होंगे, ये हमको फॉलो करने हैं। तो इसमें आपका जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी कक्षा में दिए जा रहे वक्तव्य से मुख्य बिंदु समझने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्य बिंदु लिख रहे हैं। इस कौशल को क्या कहेंगे, यानी कि बच्चे क्या है जो क्लासरूम में वाक्य बोले जा रहे हैं उनको समझते भी हैं
और साथ ही साथ लिखते भी हैं। तो ये जो कौशल है यानी इस एक्टिविटी के माध्यम से बच्चे का कौन सा कौशल जो है डेवलप हो रहा है। तो पहला है संज्ञानात्मक कौशल, या फिर अध्ययन कौशल, या फिर आपका श्रवण कौशल, या फिर आपका लेखन कौशल। तो 39 जो है इसमें आपका 2 ऑप्शन होगा, यानी कि अध्ययन कौशल जो है बच्चे का डेवलप होगा। क्योंकि क्या हो रहा है, सामाजिक विज्ञान की क्लासरूम है, ठीक है। शिक्षार्थी कक्षा में दिए जा रहे वक्तव्य से मुख्य बिंदु समझने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जो क्लासरूम में एक्टिविटी हो रही है, जो क्लासरूम में लेक्चर दिए जा रहे हैं, जो भी पढ़ाया जा रहा है, उसमें बच्चे क्या मुख्य बिंदु समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका अध्ययन कौशल ही डेवलप होगा, क्योंकि अध्ययन कौशल जब डेवलप होगा तभी जाके वो मुख्य बिंदु क्या हुए, बारीकियां क्या है, कैसे इसमें मेन पॉइंट है, उसको समझने की कोशिश तभी वो कर पाएंगे। तो आंसर आपका जो है सेकंड होगा, ठीक है। संज्ञानात्मक कौशल, क्योंकि यहाँ पे कोई डेवलपमेंट माइंड यानी बच्चे कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुख्य बिंदु को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। श्रवण कौशल भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चा यहाँ पे सुन यानी टीचर बोल रहा है, बच्चा सिर्फ सुन नहीं रहा, बच्चा मुख्य बिंदुओं को समझने की कोशिश कर रहा है, यानी कि सुन रहा है, बट वो क्या है, मेन जो फोकस किया जा रहा है इस क्वेश्चन में वो ये है कि मुख्य बिंदुओं को समझने की कोशिश कर रहा है बच्चा, ठीक है। और आपका लेखन कौशल भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चा सिर्फ नोट डाउन नहीं कर रहा है, वो समझने की कोशिश कर रहा है। यानी फर्स्ट प्रायोरिटी जो दी जा रही है क्वेश्चन में वो मुख्य बिंदुओं को समझने की है। तो आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, इसमें बात कही गई है अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थियों को समर्थन बनाते हैं। तो पहला है भाषागत तथ्यों को जो है मापन के संदर्भ में प्राप्त करना, या फिर व्याकरणिक ज्ञान को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना, या फिर दक्षताओं को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना, या फिर सभी कौशलों के अधिगम के न्यूनतम स्तर को प्राप्त करना। तो आंसर आपका इसमें सही होगा थर्ड, यानी कि दक्षताओं को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना। तो आंसर आपका थर्ड सही होगा, क्योंकि अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थियों को समर्थन बनाते हैं। तो आप सबसे पहले जब आप अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थियों को कैसे समर्थन बनाएंगे, यानी कैसे समर्थ बनाएंगे, जब बच्चा उस फील्ड में उसको सब कुछ आता हो। यानी कि दक्षता का मतलब होता है कि बच्चे को सब कुछ आ रहा है, बच्चे में मास्टरी गोल्स है कि बच्चा क्या है, हर टॉपिक के बारे में हर अच्छे तरीके से किसी भी तरह की से आप थोड़ा बहुत घुमा के भी पूछ रहे हैं तो आपको आ रहा है। जैसे कि सीडीपी है या फिर हिंदी पेडागोजी है, आपको सारे टॉपिक अच्छे से आते हैं जो सीटेट के दौरान पूछे जाते हैं, जो सीटेट सिलेबस में है। तो आप क्वेश्चन एग्जामिनर चाहे जैसे भी बनाए, चाहे जैसे भी घुमाए, आप कर लोगे, क्योंकि आप उसमें क्या दक्ष हो, आप उसमें निपुण बन चुके हो, आपको सारे टॉपिक अच्छे से आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, कक्षा 8 की अध्यापिका एक पाठ्य सामग्री के 5 वाक्यों को 2 बार अंग्रेजी में पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है। यानी कि एक जो टीचर है वो क्या कर रही है, अंग्रेजी के 2 वाक्य यानी कि अंग्रेजी के 5 वाक्यों को पढ़ती है, फिर बच्चों से कह रही है कि ध्यानपूर्वक इनको सुनो। इसके बाद वह शिक्षार्थियों को 4-4 के समूह में काम करने के लिए कहती है कि वे पढ़ी गई पाठ्य सामग्री का पुनर्लेखन करें, जो एकदम जो है मूल जैसा ना हो, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंस हो, बिल्कुल आप वैसा ही नोट डाउन ना करें। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? तो आपका श्रवण कार्य होगा, या फिर आपका लेखन कार्य होगा, या फिर आपका अनुच्छेद श्रुत लेख होगा, या फिर सामूहिक श्रुत लेख होगा। तो आंसर आपका इसमें जो है सही होगा, क्योंकि इसमें बात जो कही जा रही है कि टीचर जो है पाठ्य सामग्री के 5 वाक्यों को 2 बार अंग्रेजी में पढ़ती है, फिर उसके बाद बच्चों से कह रही है ध्यानपूर्वक इनको सुनो। उसके बाद कह रही है कि बाद में शिक्षार्थियों को 4-4 के समूह में काम करने के लिए कह देती है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है कि पढ़ी गई सामग्री का पुनर्लेख करें जो एकदम मूल जैसा ना हो, यानी कि जो हो रहा है एक्टिविटी, यानी कि आपका होगा 4 ऑप्शन, क्योंकि श्रुत लेख सामूहिक श्रुत लेख हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या हुआ, 4-4 के समूह में डिवाइड कर दिया गया। तो बच्चे ग्रुप में क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन करके नोट डाउन कर रहे हैं। और नोट डाउन कैसे कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज लाना है, थोड़ा सा उसमें अपना दिमाग का प्रयोग कर लेना है। अनुलेख अगर आपका होता तब जब टीचर लिख रही होती कुछ ब्लैक बोर्ड पे, बच्चा नोट डाउन कर रहा होता देख के, लेकिन बच्चा यहाँ पे क्या है, सुन करके समझ रहा है, समझने के बाद वो 4-4 के समूह में डिवाइड कर रही है, फिर कह रही हैं बच्चों से आप नोट डाउन करें या फिर आप इसके बारे में पुनर्लेखन करें, और उसमें क्या है, एकदम मूल शब्द जैसा ना हो, यानी कि
जो आपने सुना है वो सेम वैसा ही कॉपी ना करें, उसमें कुछ अपने ज्ञान, अपना अनुभव इंक्लूड करें। तो आंसर आपका 4 सही होगा। श्रवण कार्य होगा नहीं कि बच्चा यहाँ पे मतलब ओनली सुन नहीं रहा है, बल्कि सुन करके, समझ करके और लिख भी रहा है। ठीक है, लेखन कार्य भी नहीं होगा क्योंकि ओनली बच्चा लिख नहीं रहा है। अनुलेख अगर आपका हो जाता, यहाँ पे ये एक बात कही जाती कि ब्लैक बोर्ड पे टीचर लिख रही है, बच्चा नोट डाउन कर रहा है, तो ये भी आपका नहीं होगा। मतलब ब्लैक बोर्ड पे मतलब टीचर लिख रही है, बच्चा नोट डाउन कर रहा है, टीचर साथ में बोल भी रही है, तो आपका अनुच्छेद श्रुतलेख हो जाता, क्योंकि सुनकर मतलब देख करके, सुन करके बच्चा लिख रहा है। आपका आंसर जो है 4 सही होगा, यानी कि सामूहिक जो है श्रुतलेख हो जाएगा। आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, कक्षा 7 का विद्यार्थी एलम जो आपका कन्नड़, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी 4 भाषाएं जानता है। ठीक है, यानी जो क्लास 7 का बच्चा है वो क्या है, कन्नड़, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी 4 भाषाएं वो जानता है। घर में जब वह अपने माता पिता के साथ बात करता है तो जो है प्रवाह के साथ चारों भाषाएं बोलता है, यानी कि जब अपने घर में पेरेंट्स से बात कर रहा है तो चारों भाषाओं का प्रयोग कर रहा है। और विद्यालय में वह हिंदी, कन्नड़ तथा अंग्रेजी बोलता है, यानी कि वो क्या कर रहा है, मराठी को हटा दे रहा है, क्योंकि उसके मित्र व अध्यापक को यही भाषाएं आती हैं। इस स्थिति को किस रूप में जाना जाएगा, यानी कि बच्चे को ये पता है कि हमको किसके सामने कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग करना है। तो आपका अंतर्भाषा होगा, यानी कि इंटरलैंग्वेज होगा, यानी कि आपका परभाषिक जो है ट्रांस लैंग्वेज में होगा, या फिर आपका होगा कोड से आगे जाना, यानी कि कोड स्विचिंग होगा, या फिर कोड जाल, या फिर यानी कि कोड मिक्सिंग होगा। तो आंसर आपका इसमें सही होगा क्वेश्चन नंबर 42 का 2 ऑप्शन की परस्पर जो है ट्रांस लैंग्वेज में, यानी बच्चे में क्या है, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना, यानी कि बच्चा समझ पा रहा है कि हमको लैंग्वेज कैसी प्रयोग करनी है, यानी ट्रांस लैंग्वेज में हो जाएगा। यानी कि बच्चे को पता है कि हमको कहाँ पे कैसी लैंग्वेज को जो है प्रयोग करना है। यहाँ पे अगर मतलब कोड मिक्सिंग होता ये कि बच्चा जो है हिंदी प्रयोग करते हुए इंग्लिश पे जा रहा है, फिर हिंदी पे आ रहा है, तो कोड आपका मिक्सिंग हो जाता। लेकिन यहाँ पे कोड मिक्सिंग की कोई बात नहीं की जा रही, ना ही यहाँ पे कोड स्विचिंग की बात हो रही कि बच्चा एक लैंग्वेज का प्रयोग करते दूसरे लैंग्वेज में मूव कर रहा है। यहाँ पे बात ये हो रही है कि बच्चा जब अपने पेरेंट्स से बात करता है तो चारों लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा है, लेकिन जब वो विद्यालय में बात करता है तो एक लैंग्वेज को हटा दे रहा है, क्योंकि जो टीचर हैं, यानी कि जो अध्यापक है, जो उसके मित्र हैं, वो उस लैंग्वेज को नहीं जानते हैं। तो बच्चे में क्या परभाषिक योग्यता है, यानी बच्चे में पता है कि हाँ जो है हमको कैसे बात करनी है, कौन सी लैंग्वेज को हमको कहाँ पे प्रयोग करना है। आंसर आपका जो है 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि भाषा अधिगम के लिए जो है ड्रिल और भाषा के औपचारिक गुणधर्म में निपुणता को आवश्यक रूप की तरह अनुशंसा करती है। तो पहला है कुल भौतिक प्रतिक्रिया, या फिर श्रव्य भाषावाद, या फिर संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, या फिर व्याकरण अनुवाद विधि। तो आंसर आपका जो इसमें है 2 सही होगा, यानी कि श्रव्य भाषावाद। ठीक है, यानी कि इसमें जो बात कही जा रही ड्रिल और भाषा के औपचारिक गुणधर्म में निपुणता, तो आपका जो है श्रव्य भाषावाद हो जाएगा, यानी कि आपका जो है 2 ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 44 पे। 44 है, इसमें बात कही गई है, कक्षा 6 की अध्यापिका जो है शब्दावली समृद्ध करने के लिए जो है चम्मच, प्लेट, डब्बे, जो आपका परात, ठीक है, परात कक्षा में लेकर आती है। ठीक है, इन्हें देख करके वह रसोई में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का विवरण लिखना चाहती है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में इन वस्तुओं को क्या कहेंगे, यानी कि जो रसोई घर में जो भी बर्तन प्रयोग किए जा रहे हैं वो क्या कर रही है, लेकर के क्लासरूम में आ रही हैं, तो इसके द्वारा यानी इस्तेमाल होने वाली विषय वस्तु का विवरण लिखना चाहती हैं। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में इन वस्तुओं को आप क्या कहेंगे। तो पहला है वास्तविक जीवन के कार्य हैं, या फिर शिक्षण सामग्री है, या फिर खाना पकाने के बर्तन है, या फिर वास्तविक वस्तुएं हैं। तो 44 जो है थर्ड ऑप्शन होगा, यानी कि वास्तविक वस्तुएं हैं, क्योंकि क्या है बच्चा इनको रियल लाइफ में भी देख रहा होगा, प्रयोग भी घर में जब माँ को देख रहा होगा प्रयोग कर रही होंगी खाना बनाने में, या फिर अपनी बहन को देख रहा होगा,
तो इसमें क्या है, यानी वस्तुएं जो हैं वो वास्तविक वस्तुएं हैं, जो बच्चा रियली, यानी बच्चा जो अपनी रियल लाइफ में प्रयोग में देख पा रहा है, बच्चा जो अपने घर में देख पा रहा है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही होगा। इससे क्या होगा, जब क्लासरूम में वही एक्टिविटियां होंगी, वही सामानें दिखाई जाएंगी, तो बच्चा समझ जाएगा कि हाँ ये डब्बा है, इसको प्लेट कहते हैं, ये मेरे घर में भी है, ऐसे ऐसे है। तो बच्चा हर चीज को कनेक्ट कर लेगा, उसको ना इजिली लगेगा कि हाँ ये तो जो बर्तन है या फिर जो ये दिखाए जा रहे हैं बर्तन, ये हम मेरे घर में भी हैं, तो बच्चा चीजों को कनेक्ट कर लेगा। तो आंसर आपका वास्तविक वस्तुएं होंगी, यानी कि बच्चे ने रियल लाइफ में उनको देखा है अपने घर में। आगे चलते हैं। भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है निगेटिव। पहला है, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन, या फिर त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, या फिर त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा यानी कि घर की भाषा का अध्ययन, या फिर त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भारतीय भाषाओं का अध्ययन। तो आंसर आपको देना है नहीं, यानी कि निगेटिव देना है। तो 45 का आंसर आपका 2 होगा, यानी त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन। तो यही आपका नहीं होगा, क्योंकि 2020 में यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आपका 2020 है, उसमें बात ये कही गई सबसे पहले बच्चे की हमको मदर टंग यानी बच्चे की जो घर की लैंग्वेज है हमको वो प्रयोग करनी है। फिर जो विद्यालय की लैंग्वेज है, जो क्षेत्रीय लैंग्वेज होती है, बच्चा वो सीखेगा। उसके बाद कोई भी एक मॉडर्न लैंग्वेज वो सीख सकता है। ठीक है, तो त्रिभाषा सूत्र ये हो जाता है। तो इसमें आपका जो है शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव का हमको निगेटिव ही आंसर देना था। तो आंसर आपका जो है 45 का 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 46 पे। नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ें, पता करें कि यह प्रश्न किस जो है प्रारूप का है। तो पहला है, छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद आपने अपने दुखों और कहानियों का सामने करने वाले सामना करने वाले जो है साहस को महसूस किया। आप उस लड़की को उसकी प्रशंसा के लिए पत्र लिखना चाहोगे। लगभग जो है 120 शब्दों में आपको पत्र लिखना है। यानी कि आपने एक बच्ची के बारे में पढ़ा, कहानी सुनी, फिर उनकी कठिनाइयों को भी समझा। ठीक है, वो बहुत साहसी थी, तो आप उसके बारे में एक अगर पत्र लिखना चाह रहे हैं, 120 जो वर्ड भी दिए गए फिक्स की 120 शब्दों का आपको प्रयोग करना है। तो ये इसके अंतर्गत कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि विमर्श संबंधी प्रश्न है, या फिर अभिव्यक्ति परक प्रश्न है, या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, या फिर पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न है। तो 46 जो है इसमें आपका आंसर कौन सा सही होगा, क्योंकि बात जो कही जा रही है कि छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद, यानी अगर आपने कहानी पढ़ी फिर क्या करना है, आपने उसे दुखों और कहानी कठिनाइयों का सामना, यानी आपने देखा कि कैसे वो जो है दुखों का सामना कर रही, कठिनाइयों का साहसपूर्ण वो जो है सामना कर पा रही है। तो उसको क्या है, आप उस लड़की की प्रशंसा के लिए पत्र लिखना है। अब आपको 120 शब्दों में, तो आप कैसे करेंगे। तो आंसर आपका जो है 4 सही होगा, यानी पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न है। क्योंकि आप तभी लिख पाओगे जब आप जो चैप्टर है आप उसको डिटेल में अच्छे से समझोगे, तभी जाके आप, क्योंकि आपको जो है जो शब्द हैं, जो वर्ड हैं, वो भी फिक्स कर दिए गए कि 120 शब्दों में आपको लिखना है। तो 120 शब्दों में आप तभी लिख पाओगे जब आप चैप्टर को डिटेल में अच्छे से समझ लोगे, फिर आप कम शब्दों में उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाओगे। तो आंसर आपका जो है 4 सही होगा, यानी कि एक्स्ट्रापोलेटिव जो है लेखन होगा। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 47 पे। यहाँ एक ऐसी स्थिति दी जा रही है जहाँ विद्यार्थियों को विषय के प्रति समझ बनाने के लिए विषय के विपरीत वाले दृष्टिकोण से परिचित करवाया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों में किसके विकास का जो है प्रयास किया जा रहा है। तो पहला है साक्षरता विकास, या फिर समालोचनात्मक विश्लेषण, या फिर समालोचनात्मक साक्षरता, या फिर प्रक्रिया आधारित शिक्षण शास्त्र। तो इसमें आपका जो है 47 आंसर होगा 4, यानी समालोचनात्मक साक्षरता हो रहा है इसका डेवलपमेंट। क्योंकि बात जो कही जा रही है, जहां विद्यार्थियों को विषय के प्रति समझ बनाने के लिए विषय के विपरीत वाले दृष्टिकोण से परिचय करवाया जाता है। जब बच्चे को आप निगेटिव पक्ष के बारे में बता रहे हैं, पॉजिटिव पक्ष के बारे में बता रहे हैं, बच्चा उसमें तर्क वितर्क कर रहा है,
बच्चा कुछ अपना उसमें अनुभव क्रिएट कर रहा है, कुछ अपनी एक समझ बना रहा है, तो बच्चे का क्या है, समालोचनात्मक जो है साक्षरता डेवलप होगी। तो आंसर आपका जो है 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है परभाषा व्यवहार क्या है। ठीक है, तो पहला है विद्यालय में जो है कितनी भाषाएं पढ़नी चाहिए। इस मुद्दे पर शिक्षा नीति में नीति में भाषा है, या फिर भाषाओं के शिक्षण अधिगम के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करने से संबंधित है, या फिर भाषाएं किस तरह से एक समय अवधि के दौरान अपना रूप बदलती हैं, या फिर एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है। तो इसमें आपका आंसर जो है 48 सही हो जाएगा। 4 यानी कि एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है, क्योंकि परस भाषा व्यवहार यानी ट्रांस लैंग्वेज जो है, इसमें क्या है, आपको पता होगा कि हाँ हमको कौन सी लैंग्वेज किसके सामने कैसे प्रयोग करनी है। अब जैसे आप अपने फ्रेंड के सामने होते हो, फ्रेंड को यार भी बोल देते हो, फ्रेंडली मतलब अच्छे से बात करते हो, तो क्या आप अपने पिता को भी यार बोल पाओगे? आपको पता रहता है कि जैसे कि आप अपने फ्रेंड से बात करते हो वैसे आप अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते, और जैसे आप अपने पेरेंट्स से बात करते हो आप वैसे अपने फ्रेंड से बात नहीं कर सकते, जैसे आप अपनी सिस्टर से बात करते हो वैसे आप फ्रेंड से बात नहीं कर सकते, यानी कि टीचर से भी बात नहीं कर सकते। तो क्या आपको पता रहता है कि हमको अपने पेरेंट्स से कैसे बात करनी है, अपने फ्रेंड से कैसे बात करनी है, अपने सिस्टर से कैसे बात करनी, अपने भाई से कैसे बात करनी, अपने टीचर से कैसे बात करनी, कोई गेस्ट आया तुमको उससे कैसे बात करनी है। तो यानी कि आपको पता रहता है कि हाँ हमको कौन सी लैंग्वेज कहाँ पे कैसे प्रयोग करनी है। ठीक है, तो इसमें आपका यही है मतलब परभाषा व्यवहार का, कि आपको एटलीस्ट पता है कि हाँ कौन सी लैंग्वेज हमको कहाँ पे प्रयोग करनी है। अब आप अपने पेरेंट्स से तो यार नहीं बुला सकते, अगर आप अपने पिता को यार बुला रहे हैं, कहकर बुला रहे हैं, तो यही कहेंगे कि पढ़ाना लिखाना सब बेकार है। तो आपको पता रहता है कि हाँ हमको पेरेंट्स से कैसे बात करनी है, अपनी माँ से कैसे बात करनी, पिताजी से कैसे बात करनी है, या फिर हम कहीं बाहर गए हैं, कोई नया व्यक्ति मिला हुआ है तो उसको हमको मतलब कैसे बात करना है, उसके सामने कैसे अपने आप को एक्सप्लेन करना है। तो ये सारी अगर बातें आपको पता है, आप अच्छे से समझ पा रहे हो कि हाँ हमको कौन सी लैंग्वेज को कहाँ पे प्रयोग करना है, तो आप में क्या है, परभाषा व्यवहार पाया जाएगा। तो आंसर आपका जो है 4 सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला है प्रथम भाषा अधिगम और द्वितीय भाषा दोनों पूरी तरह से अलग अलग हैं, यानी जो आपका प्रथम लैंग्वेज है और साथ ही साथ आपका जो द्वितीय भाषा है दोनों के अलग अलग है। सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में जो है अवरोध डालता है। अगला है सहजात प्रथम भाषा के ज्ञान का द्वितीय भाषा अधिगम में कोई लेना देना नहीं होता है। सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्पित करता है। तो 49 का आंसर जो होगा 4, यानी कि सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा को समर्पित कर रहा होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आप ग्रामर भी पढ़ रहे हो, आप सेकंड लैंग्वेज का भी प्रयोग अगर कर रहे हो, तो आप अपनी मदर टंग का प्रयोग करोगे। मान लीजिए अगर आपकी मदर टंग हिंदी है, ठीक है, आप मान के चलिए कि आपकी मदर टंग हिंदी है, अगर आप लैंग्वेज इंग्लिश सीख रहे हो तो आप हिंदी का प्रयोग करोगे, क्योंकि व्याकरण आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके आप इंग्लिश को सीखोगे, आधार आप हिंदी को बनाओगे, तभी जाके आप इंग्लिश सीख पाओगे। तो जो आपकी मदर टंग है, जो आपकी घर की लैंग्वेज है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उसको आप क्या करोगे, आधार बना करके दूसरी लैंग्वेज आप सीखोगे। जब आप हिंदी मतलब इंग्लिश सीख रहे होते हो तो आप हिंदी का ट्रांसलेट मतलब इंग्लिश का ट्रांसलेट हिंदी में कर रहे होगे, तभी जाके आप इंग्लिश सीख पाओगे। तो आधार क्या बना आपका, हिंदी, यानी कि आपकी जो प्रथम भाषा है, जो आपने नेचुरल तरीके से एनवायरमेंट से एक्वायर किया है सहजात रूप से, उसका प्रयोग आप मतलब उसका प्रयोग करके ही आप दूसरी लैंग्वेज सीख पाएंगे। ठीक है, तो क्या है, पूरी तरह से समर्पित होती है। तो बिल्कुल सही बात है, अगर आप दूसरी लैंग्वेज कोई भी सीख रहे हैं, आपकी जो भी मदर टंग रही हो, उसका प्रयोग करके ही आप दूसरी लैंग्वेज सीख पाते हैं। तो आंसर आपका जो है 4 सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है, यह अकादमिक भाषा या भिन्न प्रकार के विषयों के लिए आवश्यक भाषा में निपुणता से संबंधित है। तो पहला है संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता, या फिर अंतरभाषा निपुणता, या फिर बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, या फिर संप्रेषणात्मक भाषा निपुणता। तो इसमें आपका आंसर जो फर्स्ट सही होगा। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि आपका BICS
यानी कि आपका जो बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल है इसको क्या कहते हैं, और आपका CALP यानी कि संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता किसको कहते हैं। कल की क्लास में भी हम लोगों ने समझा था, आज भी हम लोग समझेंगे, क्योंकि क्या है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे कंफ्यूजन भी होती है। तो आंसर आपका जो है फर्स्ट सही होगा। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, जो आपका बुनियादी आंतरवैयक्तिक संप्रेषण कौशल होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो आप घर में बोलते हो, जैसे कि आप नॉर्मली जो भी गांव में जो भी लैंग्वेज बोली जाती है, या फिर आप शहर में बिलोंग कर मतलब शहर से रिलेटेड हो, तो आप जो भी लैंग्वेज आप घर में प्रयोग कर रहे हो, जैसे भी आप मम्मी से बात करते हो, जैसे अपनी बहन से बात कर रहे हो, तो क्या वही लैंग्वेज आप अपने सर से बात कर लोगे या अपने ऑफिस में बात करोगे? नहीं करोगे। तो जो घर की लैंग्वेज है, जो भी आपके घर में बोलते हो आप, जैसे भी कि खाना दो, ये करो, वो करो, जैसा भी आपकी जो भी लैंग्वेज रही हो, तो जो घर में लैंग्वेज बोली जा रही है, बेसिक जो आप नॉर्मल तरीके से बोल रहे हो घर में कि हाँ मुझे ये चाहिए या फिर मुझे वो चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल होता है। लेकिन जो ऑफिस में, जो कॉलेज में, जो आप कहीं बाहर गए, जो लैंग्वेज का आप प्रयोग कर रहे हो, वो आपका संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो इसके यानी कि संज्ञानात्मक जो है अकादमिक भाषा निपुणता के अंतर्गत जो लैंग्वेज बोली जाती है, ये आपका ऑफिस हो गया, कॉलेज हो गया, ठीक है, विद्यालय हो गया, कहीं आप बाहर घूमने गए, आपके कोई फ्रेंड हो गए, आप उनसे जो बात करोगे तो थोड़ा सा तमीज में आके बात करोगे, थोड़ी सी सही से लैंग्वेज बोलोगे, तो ये आपका इसके अंतर्गत चला जाता है। लेकिन जब आप घर में अपने बात कर रहे होते हो आपस में, तो आप दूसरी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे होते हो, नॉर्मल से सभी करते हैं, तो ये आपका बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल के अंतर्गत चला जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब ऑफिस की लैंग्वेज हुई, कॉलेज की लैंग्वेज हुई, आप कहीं बाहर गए हो, तो आपका फर्स्ट के अंतर्गत जाएगा। अगर आप घर पे लैंग्वेज बोल रहे हो, घर पे जो भी आपकी नॉर्मल लैंग्वेज रही हो, जिससे भी आप बात करते हो जो भी लैंग्वेज में, वो आपका सेकंड मतलब थर्ड के अंतर्गत जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, आंसर आपका जो है फर्स्ट सही होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। 15 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, तो लास्ट में अपना स्कोर जरूर मेंशन करिएगा कि कितना स्कोर आपका हो रहा है, क्योंकि अब आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। सीटेट का 1 मंथ ही बचा हुआ है, तो अब आपको क्या करना है, डेली एक प्रीवियस का क्वेश्चन करना है। 1 मंथ की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, मैंने इस पर वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देखिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि 1 मंथ में मैंने क्या प्लान किया था, कैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी, उसमें मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड साथ ही साथ मैंने एक वीडियो बनाई है कि 75 नंबर की जो पेडागोजी आती है पेपर 1 एंड पेपर 2 में, उसको आप कहाँ से फ्री में कंप्लीट कर सकते हैं, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, आपको यही मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि सीटेड में जो है सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी का ही पूरा खेल है, क्योंकि 75 नंबर की पेडागोजी ही आती है सारी सब्जेक्ट की। तो अगर आपकी पेडागोजी स्ट्रांग है तो कंटेंट से आप थोड़े बहुत नंबर गेन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका पेपर अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि कितना आपका स्कोर हो पा रहा है। इससे क्या होगा कि आपका एनालिसिस हो जाएगा कि आपका कितना मतलब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, कितना मतलब आप कौन कौन सा टॉपिक आपका वीक है। तो कमेंट में अपना स्कोर जरूर मेंशन करिएगा। बाकी क्लास डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीवियस के सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिल जाएंगे, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जो मैंने क्लासेस ली हैं प्रीवियस के क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बना दी, आप लोग जाकर के ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पेपर 1 हो या फिर आपका पेपर 2 हो। ठीक है, तो ये डाउट मत रखिएगा कि पेपर 1 के हैं क्योंकि पेपर 2 के, क्योंकि मैं दोनों के क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ, पेपर 1 के भी करती हूँ एंड पेपर 2 के भी करती हूँ। क्योंकि जो है मतलब हिंदी पेडागोजी है वो सेम है, बस ये फर्क क्या रहता है, पेपर 2 में थोड़ा सा आपको हाई लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और पेपर 1 में आपको थोड़ा सा लो, यानी कि आप मान के चल सकते हैं कि 100 में क्या है, 95% जो है पेपर 1 होता है और 100% पेपर 2, थोड़ा सा 50 मतलब 5% का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो अगर आप दोनों मतलब पेपर 1 की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और पेपर 2 की, तो आपको दोनों में हेल्प करेगा। तो ये डाउट मत रखिएगा। बाकी आप 3 बजे ज्वाइन कर सकते हैं, डेली क्लास आपको मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है टाइम से मिले एंड जो क्लासेज हैं क्लासेस की नोटिफिकेशन भी जो है आपको टाइम से मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।